अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी। मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में सबसे पहले करेंगे बात पाकिस्तान रेलवे की तारीख के एक और खौफनाक हादसे की। घोटकी के रेती रेलवे स्टेशन के करीब मिल्लत एक्सप्रेस की 4 बोगियां ट्रैक से उतरी तो दूसरे ट्रैक पर आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस ने टक्कर मार दी। इस थाने में 47 मुसाफिर जान से गए, दर्जनों जख्मी भी हुए हैं। रेलवे हुकाम का कहना है कि हादसा क्यों हुआ तहकीकात की जा रही हैं, हकायक सामने लाए जाएंगे। लेकिन मुसाफिरों ने तो भांडा ही फोड़ दिया। बोले मिल्लत एक्सप्रेस पहले से ही ख़राब थी, जिसका रेलवे हुकाम को भी इल्म था। बर वक्त इक़दाम किए जाते तो दर्जनों ख़ानदान मुतासिर न होते। पाकिस्तान रेलवे की तारीख पर एक और खूनी धब्बा लग गया, एक और अलमनाक हादसा हो गया, कई और खानदान उजड़ गए। कराची से सरगोधा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की 4 बोगियां घोटकी के रेती स्टेशन पर अपना ट्रैक छोड़कर दूसरे ट्रैक पर जा गिरी। मुसाफिर अभी संभलने में कोशां थे कि इसी ट्रैक पर आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस ने बोगियों को टक्कर दे मारी। एक ऐनी शाहिद जिसने हादसे में अपनी बीवी, बेटी और दोस्त को खोया, उसने आंखों देखा हाल बयान कर दिया। सब लोग हम उतर रहे थे, बच्चे भी उतर रहे थे, उतरे ही थे कि पीछे से तो ये सर सैयद आई है ना, ये बिल्कुल इसी डब्बे में आके टकराई है। उसके बाद फिर कुछ पता नहीं है। हम लोग वहाँ से भागे। इसमें कौन फौत हुआ है? मेरी वाइफ और मेरी बेटी और हमारा एक दोस्त है। बदकिस्मत ट्रेन हादसे में बच जाने वाले खुशकिस्मत मुसाफिर ने समा से गुफ्तगू में रेलवे इंतजामिया की नाअहली का भांडा फोड़ दिया। हादसे में 40 से जायद मुसाफिर सफर आखिरत को रवाना हो चुके हैं। 200 से जायद जख्मियों में कई की हालत नाजुक है, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज रखा गया है। जो सीरियस थे उसको हमने रहीमिया खान भेजा, सबको हमने सिक्योरिटी दे दी। अभी हमारे पास सिक्योरिटी में कोई पेशेंट नहीं है। मौके पर इमदादी कार्रवाइयां अब भी जारी हैं। रेलवे हुक्काम कहते हैं कि तहकीकात के बाद हादसे की वजूहात को सामने लाया जाएगा। घोटकी में ट्रेन हादसे के मकाम पर पाक फौज का रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल अमले की तरफ से जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई है। शदीद जख्मियों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पंजाब हुकूमत ने मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान कर दिया है। मुश्किल की घड़ी में पाक फौज फिर सबसे आगे। घोटकी ट्रेन हादसे के बाद पाक फौज का रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, इमदादी कैंप कायम। मुतासरा बोगियों में फंसे अफराद की तलाश के लिए लाइव लोकेटर्स और सर्च कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ISPR के मुताबिक शदीद जख्मियों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान कर दिया। जाबहक अफराद के लवाहिकीन को 15 लाख जबकि जख्मियों को 50,000 से 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। उधर सोशल मीडिया पर शहरी भी मुतहर्रिक हैं। ट्विटर पर मुतासरीन को ठंडा पानी और खाना पहुँचाने के पैगामात वायरल हो रहे हैं। लोग भी जौक दर जौक मदद को पहुँच रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रेलवे सेफ्टी में खराबियों की तहकीकात का हुक्म दे दिया। मुतासरा अफराद की हर मुमकिन मदद की भी हिदायत की है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की मुतासरा खानदानों से ताज़ियत। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर और जापानी सफ़ीर ने अफसोसनाक हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। वजीर आजम का घोटकी ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस। वजीर रेलवे आजम खान सवाती को रेलवे सेफ्टी में खराबियों की तहकीकात का हुक्म दे दिया। इमरान खान ने हादसे में जख्मी होने वालों की तिबी इमदाद यकीनी बनाने और जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन की इमदाद की भी हिदायत की। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर ने भी हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरा खानदानों से ताज़ियत की। हादसे पर पाकिस्तानी ही नहीं गैर मुल्की भी अफसुर्दा हैं। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर और जापानी सफ़ीर ने मुतासरा खानदानों के साथ दिली हमदर्दी का इजहार किया। जापानी सफ़ीर मतसोदा कोनी नोरी ने कहा मुतासरीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर माइक नेथावर बांग्स ने अपनी ट्वीट में लिखा, मार्च में घोटकी के दौरे पर जो लोगों से मोहब्बत मिली वो भुलाए नहीं भूलती।
आगे जानिए, वजीर बदले हालात न बदले। अलनाक ट्रेन हादसे की कौमी असम्बली में गूंज, अपोजिशन ने गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा कर दिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने हादसात का सबब साबिक हुकूमतों को करार दिया तो अपोजिशन अरकान बिफर गए, शदीद हंगामा आराई की। बिलावल भुट्टो ने भी सवाल उठा दिए, बोले आखिर इस हुकूमत में ही क्यों इतने हादसात हो रहे हैं। वजीर रेलवे को भिजवाने के लिए खुद वजीर आजम को ट्वीट करना पड़ता है। उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान में एक और रेलवे सानेहा गूंज ऐवाने ज़ेरी में पहुंच गई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने इजलास से कबल जारी बयान में गैर जानिबदाराना तहकीकात और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया तो ऐवान में बिलावल भुट्टो जरदारी ने सारा एजेंडा छोड़कर ट्रेन हादसे पर बहस की बात कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अपने पॉलिसी बयान में इजहार अफसोस के बाद जो बोले वो भी जान लें। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जिस तरीके से इस रेलवे को चलाया उसके नतीजे में आज हमें हादसों का सामना करना पड़ रहा है। फवाद चौधरी के बयान पर ऐवान में हंगामा, स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज, नारेबाजी। अपोजिशन का ऐवान से अलामती वॉकआउट, वापसी पर बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो दुख का इजहार करते हैं, हम उनका दुख नहीं चाहते हैं, उनको दुख के इजहार नहीं चाहते, हम इनसे जवाब चाहते हैं। बार बार इस हुकूमत में ये हादसे क्यों हो रहे हैं? ना रेलवे का सेक्रेटरी, ना रेलवे के वजीर आजम साहब को ट्वीट करना पड़ा उसको भेजने के लिए। नून लीग के एहसन इकबाल ने भी बड़े सवालात उठा दिए। अगर वहाँ पे ट्रैक खराब था तो आपने ट्रेनों की स्पीड क्यों नहीं रेगुलेट की? हमारे वजीर आजम भी कौम को जिम्मेदारी कबूल करके इस्तीफा दे के साबित करे कि जो बातें वो किया करता था उस पर अमल भी कर सकता है। JUI के पार्लिमानी लीडर मौलाना असद महमूद ने भी रेलवे हादसात की रिपोर्ट ऐवान में पेश करने का मुतालबा कर दिया। ट्रैक की मेंटेनेंस न होने की वजह से ये सानेहा पेश आया। साद रफीक ने तब्दीली सरकार पर इल्जाम लगा दिया। फवाद चौधरी ने अमवात का जिम्मेदार साबिका हुकूमतों को ठहरा दिया। ट्रेन हादसे पर हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान लफ्जी गोलाबारी आपको भी दिखाते हैं। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। वज़ीर इत्तलात साहब अपने करतूतों का जायजा लें। जो गुल खिलाए आप लोगों ने इस मुल्क में, रेलवे को तो आपने तबाह कर दिया। 3 साल लगे हैं इदारों को अपने पाँव के ऊपर खड़ा करते हुए, हर ईंट नहीं रखी गई है। मेंटेनेंस के लिए तो पैसा ही कोई नहीं। आपको रेलवे के अफसरों ने लिख लिख के तरले किए आपके कि हमें पैसे दें, हमने मेंटेन कर। सालों की नेग्लिजेंस है जिसके वजह से आज हमें इन हादसों का सामना करना पड़ रहा है। आप मुसलसल झूठ बोलते हैं और बहुतान कर लगाते हैं, तो शर्म भी करो, कुछ हया करो। इनको अब भी कोई रिग्रेट नहीं है। जब खड़े होते हैं तो ऐसी मासूम शक्ल बना के और ऐसे मासूम चेहरे बना के बात करते हैं जैसे इनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं। 1 टके के शर्मिंदा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह किसी के, ज़मीर भी मुतमईन है। शेख रशीद और फवाद साहब का बतौर फर्द मैं उन्हें इस काबिल नहीं समझता कि मैं उनके किसी सवाल का जवाब दूं। 2/3 बजट जो इन्हेंस किया गया उसके नतीजे में लोकोमोटिव लिए गए जिसके ऊपर हमारे साबिक वजीर साद रफीक साहब अभी भी नैब का रेफरेंस फेस कर रहे हैं। अमेरिकन लोकोमोटिव ली जिनका मुझ पर इल्ज़ाम लगाता रहा ये शख्स झूठा आदमी। ये जो लोग हमारे जाने खो रहे हैं, अगर आज इनका खून किसी के हाथों के ऊपर है जनाब स्पीकर, तो वो ये चेहरे हमारे सामने बैठे। अपनी बार इस्तीफा लेना याद नहीं आता, अपनी बार आंखें बंद है, कान भी बंद है, मुंह भी बंद है। पिछली हुकूमतों ने हादसात की रोकथाम के लिए इक़दाम क्यों ना किए? मुराद सईद कौमी असम्बली में गरजे तो अपोजिशन ने भी ऐवान सर पर उठा लिया। तकरीर के दौरान नारे भी लगते रहे। मुराद सईद ने भी अपोजिशन को खूब आड़े हाथों लिया। मैंने अभी ट्रेन इंसिडेंट के ऊपर, एक्सीडेंट के ऊपर बात शुरू की। यहाँ पे जो खुद को पता नहीं क्या समझते हैं, फिरौन समझते हैं कि उसकी शान में गुस्ताखी हुई कि पीछे इशारा किया, फिर गालियाँ कि फिर इशारा किया कि गालियाँ दें। स्पीकर साहब ये हाउस इस तरह चलाना है, कब्जे करके अपने घर बनाते हो, कब्जे करके अपनी जायदादें बनाते हो, या अपने गालम गलूज के लिए अपने गुलामों को छोड़ देते हो। स्पीकर साहब मैं दरखास्त करता हूं कि इनका माइक ऑन करके इनकी गालियां कौन को सुना रहे जरा। मैं अपने लोगों को भी सलाम पेश करता हूं कि खामोशी से सुन रहे हैं, सारे खामोशी से सारी गालियां सुन रहे हैं। सलाम पेश करता हूं ट्रेजरी बेंचेस को भी। ये आपके गुलाम होंगे, मैं आपका गुलाम नहीं हूं। आपने अगर बात करनी है मुझसे करे, अपने गुलामों को आगे ना करे। मिल्लत एक्सप्रेस के बदकिस्मत मुसाफिर मंजिल पर पहुंचने के बजाय सफ़र आखिरत पर रवाना हो गए, लेकिन इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए कोई तैयार नहीं।
वजीर रेलवे ने महकमे के अफसरान पर मलबा गिराया तो फिरदौस आशिक आवान बड़े सानहे के बाद शुक्रिया अदा करती दिखाई दी। रेलवे की नाअहली मिल्लत एक्सप्रेस के मुसाफिरों को मंजिल पर पहुंचाने के बजाय मौत की वादियों में ले गई और हुकूमती वज़रा कहते हैं अल्लाह के फजलो करम से ये इस साल पहला हादसा है। मुतासरा खानदानों की दाद रसी के बजाय सियासी बयानबाजी की गई। कौम को वो दिन याद है जब हर दूसरे दिन यही रेल ट्रैक जो है किसी न किसी हादसे का शिकार होता था। वजीर रेलवे ने ट्रैक खराब होने का एतराफ भी किया और खुद को बरीउ जिम्मा भी करार देते रहे। ट्रैक जो है वाकई खतरनाक है, रेलवे के हुक्काम इसके जिम्मेदार हैं। आजम सवाती ने रेलवे में माफिया का पता तो दिया, लेकिन इसे खत्म कौन करेगा ये नहीं बताया। रेलवे के अंदर और रेलवे के बाहर एक बहुत बड़ा माफिया है। 30 साल से जो है इस रेलवे को निचोड़ के उन्होंने खा लिया है। रिवायती बयानबाजी करके वजीर रेलवे मौके से चलते बने और मुतासिरीन कहते रहे, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। एक माह पहले ही कह दिया था कि इस ट्रैक पर हादसा होगा। कौमी असम्बली की कायम कमेटी बराए रेलवे की ज़ेली कमेटी के इजलास में कन्वीनर रमेश लाल का इंकशाफ कहा। DS सखर ने ट्रैक को अनफिट करार दिया था। इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट देखिए। टर्की में रेलवे हादसा ट्रैक की खराबी के बायस पेश नहीं आया। सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड हफीज रांझा ने तहकीकात से पहले ही वजारत को वाक़े से बरी करार दे दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए रेलवे की ज़ैली कमेटी के इजलास में कहा, अफसोसनाक हादसे की वजूहात जानने के लिए इंक्वायरी हो रही है। कन्वीनर कमेटी रमेश लाल ने बताया कि एक माह पहले ही ट्रैक पर हादसे का खदशा जाहिर किया था। DS सखर ने भी ट्रैक के अनफिट होने की तस्दीक की थी। रमेश लाल ने इंक्वायरी को भी बेमायनी करार दे दिया। जो भी शहीद हुए उनको मुआवजा दिया जाए। बस आज फातिहा पढ़ेंगे। जो मैं देख रहा हूँ, गरीबों को इंसाफ नहीं मिलेगा। रुकने कमेटी आफ्ताब जहांगीर ने जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का मुतालबा कर दिया। जब तक सजा और जजा का अमल नहीं होगा उस वक्त तक मैं ये समझता हूँ कि ये सारे हादसा और इस तरह चलते रहेंगे। जो भी इसका जिम्मेदार है, चाहे वो ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी शख्स है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। कमेटी अरकान का कहना था कि मुल्क में ट्रेन हादसा मामूल बन चुके, जिम्मेदारों को करार वाकई सजा देकर कीमती जानों का ज़या रोका जा सकता है। घोट की ट्रेन हादसे में जाम बहक होने वालों की तादाद 47 हो गई है। ट्रैक क्लियर करने के लिए ऑपरेशन अब भी जारी है। नुमाइंदा राशिद हमीद से बात करते हैं। राशिद, बताइएगा कि क्या लाशों और जख्मियों की तलाश मुकम्मल हो गई है और ट्रैक को कब तक बहाल कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, लाशों और ज़ख्मियों की तलाश जो है अभी ख़त्म हो गई है क्योंकि रात का वक्त है और जो लाशें हैं जिनकी तस्दीक हो चुकी है तकरीबन वो 47 हैं, जबकि 80 से ज़ायद जो ज़ख्मी अफराद हैं उनको मुख्तलिफ़ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है, जिनमें शेख ज़ैद और अबोड़ो का जो अस्पताल है और इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ अस्पतालों में जो मरीज़ हैं उनको शिफ्ट किया गया है, जिनमें से 10 से 15 की हालत जो है इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। जबकि जो ट्रैक है उसकी मुरम्मत के लिए रेलवे की भारी जो मशीनरी है, जो क्रेन है, वो यहाँ पर पहुँच चुकी है ताकि जो डाउन का जो ट्रैक है उसको जो है वो बहाल किया जा सके। लेकिन अभी जो है जो मुरम्मत का काम है वो यहाँ पर जारी है। अब पाक फ़ौज और रेंजर्स के जो एहलकार जो यहाँ पर जवान जो यहाँ पर मौजूद है, जो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, वो यहाँ पर ऑपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा जो हम आपको ये बताते चलें कि जो ट्रैक है रेलवे इंतज़ामिया का यही दावा है कि कल तक जो है इसको बहाल कर दिया जाएगा। जबकि वज़ीर रेलवे जब यहाँ पर इधर यहाँ पर आए, उन्होंने अब विज़िट किया ओबोड़ो अस्पताल का, उसके बाद शेख ज़ैद अस्पताल का भी उन्होंने विज़िट किया, मरीजों की आयात भी की। तो उनका ये कहना था कि जो जिम्मेदार हैं वो रेलवे के उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया आपका। बैरियर टाउन पर हमले की गूंज सिंध असम्बली में भी पहुंच गई है। अपोजिशन ने हमले के खिलाफ करारदाद पेश करने की इजाज़त मांगी तो स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान को मुतासरीन बहरिया से इजहार यकजहती करना महंगा पड़ गया। हमले में नुकसान उठाने वालों ने खरी खरी सुना दी। Now the House is adjourned to meet again on Tuesday, the 8th June 2021 at 2 p.m.
ओपोजिशन अरकान बहरिया टाउन पर हमले के खिलाफ करारदाद पेश करने की इजाजत मांगते रहे, मगर स्पीकर सिंध असेंबली ने इजलास मुलतवी कर दिया। ऐवान के अंदर बात करने का मौका नहीं मिला, ओपोजिशन अरकान ने बाहर आकर भड़ास निकाली। कल की होने वाली दहशतगर्दी को हुकूमत की सरपरस्ती हासिल थी। उनके साथ वही अशर करना चाहिए जो पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ अशर किया जाता है। हमें करारदाद पेश नहीं करने दी। एक दफ़ा फिर स्पीकर साहब ने ये साबित किया कि वो पीपल्स पार्टी के स्पीकर हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान हमले के मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए बहरिया टाउन भी पहुंचे, न्यूज कॉन्फ्रेंस भी की, मगर मुतासरीन ने जलाओ घेराव के दौरान मदद को न आने पर सिंध हुकूमत के साथ विफाकी हुकूमत पर भी खूब गुस्सा निकाला। तो आज ये भी यही बात कह रहे हैं, आज ये भी यही बात कह रहे हैं जो बात हम कहते थे। जैसे मुराद अली शाह नहीं थे, एक मिनट जवाब देने दें। ये भी यही बात कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत यहाँ के मामलात को देखे, और हम भी वही बात कह रहे हैं और लेंगे इंशाल्लाह ताला। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में शिरकत के बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की फिर वफाकी हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सिंध को पहले से भी कम बजट दिया जा रहा है, करप्शन का इल्जाम लगाकर सिंध के लोगों को हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। आज नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग थी, तो हमने देखा कि सिंध के साथ शदीद नाइंसाफी हो रही है। निसार खोड़ो साहब ने उस मीटिंग में एहतजाज किया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रिकॉर्ड कराया। हम समझे कि शायद कुछ बेहतरी आएगी। हुआ ये कि जो पहले पैसे दिए जा रहे थे प्रोपोर्शनेटली उससे कम हो गए। स्कीम्स डालें वो सूबे की मर्जी से डालें। आपको क्या पता कि यही स्कीम हम तो नहीं बना रहे इस यूनियन काउंसिल में, ये गली ये नाली, वहाँ पे डुप्लीकेशन होगी, वहाँ पे करप्शन के चांसेस हैं। हमने शदीद एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराया और दो चीज़ों पे एहतजाज था कि हमारी एलोकेशन कम है, और उसके अलावा सूबे को कंसल्ट नहीं किया जा रहा, क्योंकि हम एक डिसेंटिंग नोट जमा कराएंगे। लोगों की जान बचा रहे हैं, क्योंकि हम कह रही माशी कत्ल कर रहे हैं, वो लोगों की जानों की परवाह किए बगैर अपनी सियासत चमका रहे हैं। इसलिए एक जमात है वो बैंड बजाती है कि गवर्नर रूल, दूसरी बैंड बजाती है अलग सूबा। इन दोनों की ये ख्वाब जो है कभी पूरे नहीं होंगे। कोविड वैक्सीन सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट ले रही है। मुझे बहुत अफसोस हुआ इस स्टेटमेंट पे कि हम लेके दे रहे हैं, यस लेके दे रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे। 70% सिंध से जाता है रेवेन्यू, कौन सा एहसान कर रहे हैं? और ये बातें करना, सिंध के लोगों को डिप्राइव करना, ये क्या कि जी फलाना चोर है, फलाना डाकू है, अब ये नहीं चलेगा। LDA हाउसिंग एक्ट में तरमीम से सोसाइटी मालिकान को फायदा पहुंचाने का मामला सामने आ गया। सोसाइटीज में अपार्टमेंट्स, पार्क्स और कब्रिस्तान की लाजमी शिक में तरमीम, जबकि कमर्शियल एरिया को डबल करने की इजाजत दी गई है। नई मशरफ भट्ट की रिपोर्ट देखिए। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी हाउसिंग सोसाइटीज के मालकान पर मेहरबान। निजी हाउसिंग एक्ट 2014 के रूल्स में अहम तब्दीलियां कर ली गयी। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक जून 2020 में पंजाब हुकूमत ने खामोशी से एक्ट में तरमीम की, जिसके तहत हर सोसाइटी में 20% रकबा अपार्टमेंट्स और 3 मरले से 5 मरले के प्लॉट्स के लिए लाजमी रखने की शिक में तरमीम करके लफ्ज या का इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से अब सोसाइटी मालकान को इख्तियार होगा कि वो चाहें तो अपार्टमेंट्स बनाएं या फिर 5 मरले के प्लॉट्स बनाकर फरोख्त कर दें। कब्रिस्तान के लिए मुख्तस 2% रकबा लाजमी होने की शिक में भी तरमीम कर दी गई, जिससे अब सोसाइटी से बाहर करीबी कब्रिस्तान होने से भी काम चलाया जा सकेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा महमूद रशीद कहते हैं, सोसाइटीज में अपार्टमेंट्स बनाने का रुझान नहीं, इसलिए मुतलका शिकों में तरमीम की। सबकी तरफ से ये फीडबैक आई कि यहाँ अपार्टमेंट का रुझान नहीं है। शहर के अंदर तो बना लेते हैं, लेकिन सोसाइटियों के अंदर अपार्टमेंट इसलिए नहीं बन पाए कि कोई डेवलपर वहाँ इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करता कि उनके अपार्टमेंट कल को बिकेंगे नहीं। तो फिर इसको रिवाइज किया गया। दस्तावेजात के मुताबिक पार्क्स के लिए मुख्तस 7% रकबे में गोल्फ कोर्स को भी शामिल कर लिया गया। कमर्शियल एरिया को भी 5% से बढ़ाकर 10% करने से सोसाइटी मालकान को फायदा पहुँचाया गया। नई मशरफ भट्ट, समा, लाहौर। अबू धाबी में सिर्फ 2 दिन बाद सजेगा पाकिस्तान क्रिकेट का सुपर मेला। उमर अमीन, हम्माद आजम समेत मजीद 4 खिलाड़ियों को UAE का वीज़ा मिल गया है।